हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों कैसी चल रही है सभी की DSSB एग्जाम की तैयारी। दोस्तों जैसे कि क्वेश्चन सीरीज के द्वारा हम अपनी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जो कि एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, बहुत ही ज्यादा सटीक क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, कई लोग ये बोल रहे हैं मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कराइए। क्या आपको लगता है अगर उस तरीके के क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज्यादा समझ आएगा, या हमें एक शब्द में सटीक और सही उत्तर पता हो तो ज्यादा समझ आएगा? ठीक है, उसमें क्या होगा कि आप किसी चार में से एक ऑप्शन करेंगे। उसमें कभी कभी हो सकता है हम कंफ्यूज हो जाए। अगर हमने हमारे सामने कोई ये क्वेश्चन दे रखा है, उसके अगर चार ऑप्शन है हमारे पास, तो हो सकता है हम कंफ्यूज हो जाए। लेकिन अगर हमारे पास एज इट इज अगर किसी चीज का जवाब होगा तो हम कंफ्यूज नहीं होंगे। टाइमिंग हमारा क्या रहेगा, सही रहेगा, टाइम की बचत होगी और परीक्षा का जो समय दिया होता है निर्धारित समय, उसी समय में हम परीक्षा अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो मेरे हिसाब से ये तरीका बहुत अच्छा है, इसीलिए मैं कहती हूँ एक कॉपी और एक पेन ले लीजिए ताकि आप हर सबको नोट करते रहिए। ठीक है, तो आज भी दोस्तों 20 प्रश्नों पर बात होगी और अब तक हम 320 प्रश्नों पर बात कर चुके हैं, जो कि बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट थे हमारे एग्जाम के लिए। और जिसने अभी तक लास्ट की वीडियो या लास्ट की क्लासेस नहीं देखी है, तो दोस्तों पिछले क्वेश्चन सीरीज को देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर DSSB एग्जाम क्वेश्चन सीरीज नाम से प्लेलिस्ट बन रखी है, आप लास्ट की क्लासेस उसमें देख सकते हैं जाके। ठीक है, और किसी प्रकार का अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो आज भी हम 20 प्रश्नों पर बात करेंगे, जिसमें हमारा आज का क्वेश्चन सीरीज रहेगा दोस्तों 321 से लेकर 340 तक, 321 से लेकर 340 तक, यानी कि 20 क्वेश्चन को हम आज भी सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, सबसे पहला देखिए 321 321 क्वेश्चन देखिए। कान का मध्य भाग जो कर्णपटल के भीतर की ओर हवा से भरी असमानित गुहा के रूप में होता है, क्या कहलाता है? यानी कि कान का मध्य भाग, पार्ट ऑफ मिडिल ईयर। ठीक है, तो कान का जो मध्य भाग है कर्णपटल से भीतर की ओर हवा से भरी असमानित गुहा के रूप में होता है, क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है कर्ण गुहा। कर्ण गुहा, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं टेम्पोनिक कैविटी। ठीक, नेक्स्ट देखिए दोस्तों 322 यानी कि 322 प्रश्न नंबर। विभिन्न आवृत्तियों की ध्वनियां बढ़ती हुई तीव्रता स्तरों पर प्रस्तुत करने की विधि को क्या कहा जाता है? या हम कह सकते हैं बढ़ती हुई विभिन्न ध्वनियों का स्तर किस तरीके से पहचाना जा सकता है, पहचान या किससे पहचानेंगे? ठीक है, तो क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है। तो ऐसे भी पूछा गया है, विभिन्न आवृत्तियों की ध्वनियां बढ़ती हुई तीव्रता स्तरों पर प्रस्तुत करने की विधियों को क्या कहा जाता है? तो शुद्ध, नोट कीजिए आप, शुद्ध स्वर श्रवण मिति। ठीक है, प्यूरेटन ऑडियोमेट्री, इंग्लिश में भी आप इसको देख लीजिए, ना समझ आए तो टन ऑडियोमेट्री। ठीक है, प्यूरेटन ऑडियोमेट्री यानी कि शुद्ध स्वर श्रवण मिति। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, टीच प्रोग्राम मुख्यतः किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो टीच प्रोग्राम हम ऑटिज्म बच्चों के साथ करते हैं, ऑटिस्टिक बच्चों के साथ करते हैं, जिसके लिए क्या करते हैं, संप्रेक्षण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो क्या है दोस्तों, ऑटिज्म बच्चों के साथ, जिसे स्वालीन बोला जाता है, स्वालीनता वाले बच्चों के साथ। ठीक है दोस्तों, स्वालीन। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट देखिए 324 क्वेश्चन नंबर 324। सांकेतिक भाषा को एक नियमित भाषा के रूप में प्रचलित करने में किसका योगदान रहा है? यानी कि जो साइन लैंग्वेज है उसको नियमित भाषा के रूप में प्रचलित करने का किसका योगदान रहा है? तो किसका योगदान रहा है? चार्ल्स मिशेल डीके। चार्ल्स
मिसेल डीके ठीक। नेक्स्ट देखिए दोस्तों 325 325 प्रश्न नंबर, कौन सी भाषा को बधिर समुदाय की विजुअल मैनुअल भाषा कहा जाता है। ये क्वेश्चन इतने ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि DSSB स्पेशल एजुकेशन सेक्शन बी में डिसेबिलिटी से रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जबकि हम सभी को पता है कम से कम 40% या 40 नंबर की अगर हम बात करें तो डिसेबिलिटी से रिलेटेड आता है सेक्शन बी में, ठीक है। तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है दोस्तों आप नोट कर लिया करो, क्योंकि कभी कभी ये क्वेश्चन हमें समझ नहीं आते हैं, जबकि हमें आते तो है और पढ़ा भी होता है, लेकिन क्वेश्चन मेथड क्या होता है, क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछ सकता है। तो दोस्तों आप इसको नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है कि कौन सी भाषा को बधिर समुदाय की विजुअल मैनुअल भाषा कहा जाता है। तो कौन सी भाषा है वह सांकेतिक भाषा, यानी कि साइन लैंग्वेज, सांकेतिक भाषा, साइन लैंग्वेज, ठीक है। सांकेतिक भाषा को बधिर समुदाय की विजुअल मैनुअल भाषा कहा जाता है, ठीक है। इसी से रिलेटेड एक दूसरा क्वेश्चन नोट कीजिए 326 किस भाषा की शब्दावली और व्याकरण रचना स्वयं की होती है, यानी कि ऐसी कौन सी भाषा है जिसकी शब्दावली और व्याकरण रचना स्वयं की होती है। तो वह भाषा है सांकेतिक भाषा, साइन लैंग्वेज, नोट कीजिए इसको भी, सांकेतिक भाषा। दोनों क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप दोनों जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है, तो दोस्तों हो सकता है ऑप्शन में आपसे जो ये 25 आए है, 25 जो क्वेश्चन है आपका 325 सांकेतिक भाषा, ठीक है, सांकेतिक भाषा करके डैश लगा होगा और उसमें आपके 4 ऑप्शन होंगे, जिसमें से एक ये होगा सांकेतिक भाषा एक ऐसी भाषा है जिसे बधिर समुदाय की विजुअल मैनुअल भाषा कहा जाता है, या ऐसी कौन सी भाषा है जो बधिर समुदाय की विजुअल मैनुअल भाषा है, तो सांकेतिक भाषा। दूसरा ये भी पूछ सकते हैं सांकेतिक भाषा की अपनी शब्दावली और व्याकरण स्वयं रचना द्वारा रचित होती है, या फिर आपको सांकेतिक भाषा और डैश कर आपको ये ऑप्शन मिल जाए। तो दोनों प्रश्न जो है आप नोट कर लीजिए और डैश करके दोनों में साइन लैंग्वेज लिख लीजिए, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट 327 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग कहां पर स्थित है। तो कहां पर स्थित है दोस्तों, ये आप मान संगोत्री मान संगोत्री मैसूर में, ठीक है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग कहां पर स्थित है, तो मान संगोत्री मैसूर में स्थित है, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तभी मैं आपको कहती हूँ हिस्ट्री ऑफ स्पेशल एजुकेशन आप पढ़िए, विशेष शिक्षा का इतिहास आप पढ़िए, उसमें आपको अब तक का पूरा अपडेट मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि अब जितने भी हमने अभी तक क्वेश्चन सीरीज की है, जो 20 हमारे क्वेश्चन की सीरीज रहती है, हर किसी में एक ना एक क्वेश्चन आपको जरूर मिला है हिस्ट्री ऑफ स्पेशल एजुकेशन से, तो आप देखते रहिए इस टॉपिक को। नेक्स्ट देखिए 328 अच्छी सिर्वर क्षमता वाले विद्यार्थियों के लिए प्रभावी डिकोडिंग तकनीक कौन सी है, यानी कि अच्छी श्रवण क्षमता वाले विद्यार्थियों के लिए प्रभावी डिकोडिंग टेक्निक कौन सी है। तो वह टेक्निक है दोस्तों फोनिक टीचिंग, फोनिक PACHING, फोनिक टीचिंग, ठीक। नेक्स्ट देखिए दोस्तों 329 वह क्षति जिसमें व्यक्ति किसी शब्द के पहले भाग को दोहराता है क्या कहलाती है। अब ये देखिए आपको कहां से आया, ये लैंग्वेज डिसऑर्डर से आया ये क्वेश्चन, ठीक है। लैंग्वेज डिसऑर्डर का जो एक प्रकार है, उस प्रकार को व्याख्यात्मक रूप से आपसे पूछा गया है कि वह क्षति जिसमें व्यक्ति किसी शब्द के पहले भाग को दोहराता है, जिसे हम हकलाना कहते हैं, स्टटरिंग बोलते हैं, जिसे हम हकलाना, ठीक है, हकलाना जिसे बोलते
बोलते हैं तो वह स्थिति हकलाना या स्टेटरिंग कहलाती है। ठीक है दोस्तों, इसमें ये एक प्रकार है लैंग्वेज डिसऑर्डर का, जो एक प्रकार है वो हकलाना एक प्रकार है। ठीक है, आपने अगर नहीं पढ़ा है लैंग्वेज डिसऑर्डर के बारे में, इसके टाइप, तो आप एक काम कीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए, पेपर 6 में आपको स्पीच एंड लैंग्वेज से रिलेटेड एक प्लेलिस्ट बना रखी है पेपर 6 में। आपको अगर उसमें टाइप्स ऑफ लैंग्वेज डिसऑर्डर अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। या स्पेशल एजुकेशन हब करके भी लैंग्वेज डिसऑर्डर इन हिंदी, टाइप्स ऑफ लैंग्वेज डिसऑर्डर इन हिंदी आप टाइप करेंगे और सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो उसमें आपको ये टाइप देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखिए 330 क्वेश्चन नंबर 330, पठन अक्षमता के लिए प्रयोग किए जाने वाला शब्द और पद कौन सा है। अब देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन बनाया जा रहा है, लगातार ऐसे प्रश्न हम कर रहे हैं, लेकिन हर बार क्वेश्चन के पूछने का मेथड चेंज होता जा रहा है। पठन अक्षमता के लिए प्रयोग किए जाने वाला शब्द या पद, अब हमने शब्द और ये पद क्या हो गया। ठीक है, अब यही शब्द क्या होते हैं दोस्तों, हमें कंफ्यूज कर देते हैं, जबकि हमें पठन अक्षमता के बारे में पता है। ठीक है, लेकिन प्रयोग किए जाने वाला शब्द, लेकिन उसने किसके लिए प्रयोग किया है, जो पठन अक्षमता जिन व्यक्तियों में होती है उन व्यक्तियों के लिए क्या शब्द यूज किया जाता है। तो क्या शब्द है, पठन अक्षमता, यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटी। तो क्या आ जाएगा, पठन अक्षमता के लिए प्रयोग किए जाने वाला जो एक शब्द है स्पेसिफिक, उस कंडीशन को हम डिसलेक्सिया कहते हैं, डिसलेक्सिया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए 331 331 प्रश्न, सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है। तो जिस विद्यालय में सभी के लिए शिक्षा, ठीक है, कोई भी विद्यालय जिसमें सभी का मतलब हो गया सामान्य बच्चों के साथ विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, पिछड़ी जाति के बच्चे, पिछड़े बालक, ठीक है, सभी प्रकार के बालक। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है। तो वह समावेशी शिक्षा के लिए प्रचार वाक्य हो सकता है, समावेशी शिक्षा। अब देखिए इस क्वेश्चन का क्या है, थोड़ा लेवल बढ़ गया। अब तक हमने सीटेट, यूपीटेट और भी सारे जो हमने अभी एलिजिबिलिटी टेस्ट फाइट किए हैं, उनमें हमने देखा था कि क्या पूछा जाता था, वह शिक्षा प्रणाली कौन सी है जिसमें सामान्य और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को एक समान शिक्षा प्रदान की जाती है। इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता था, जबकि पूरा क्लियरिटी करके। लेकिन उन्होंने क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज कर दिया, सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप क्वेश्चनों का क्या हो जाएगा, लेवल बढ़ता जाएगा दोस्तों। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है पहले उसको समझें। ठीक, नेक्स्ट देखिए 332, एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि जैसी गलतियां किस अक्षमता के लक्षण हैं। इसमें स्पेसिफिक अक्षमता नहीं पूछी, उसने लक्षण, जिसमें लक्षणों को बताया है, तो आपको बताना होगा कि कौन सी अक्षमता है। एक बच्चे की कॉपी में लिखने से संबंधित विपरीत छवियां, उसके दर्पण छवि जैसी गलतियां कर रहा है। ठीक है, बहुत सारी चीजें हो गई, परसेप्शन आ गया उसका। ठीक है, तो क्या हो रहा है, वह गलतियां कर रहा है, लिखने में भी दिक्कत हो रही है, अब दर्पण और छवियों में यानी कि पढ़ने में भी गलती हो रही है, तो बहुत सारी समस्याएं या गलतियां नजर आ रही है। तो वह किस अक्षमता का लक्षण है, तो किस अक्षमता का है दोस्तों, अधिगम अक्षमता, अधिगम अक्षमता। ठीक है, इसमें क्लियरिटी देखिए, आप पूरा क्लियर कर रहे हैं, लिखने से संबंधित हो गया, लिखने के अलावा अन्य कभी विपरीत छवियां, दर्पण छवि जैसी गलतियां, उन्होंने सारी कंडीशन रख दी इसमें कि इस गलतियों से किस अक्षमता के लक्षण है। ठीक है, तो अधिगम अक्षमता, लर्निंग डिसेबिलिटी। फिर देखिए नेक्स्ट 333 333 प्रश्न देखिए, कैलकाटा विश्वविद्यालय में पहला मनोविज्ञान विभाग कब बना। जो कलकत्ता विश्वविद्यालय में पहला मनोविज्ञान विभाग कब बना, तो वह बना 1916 में दोस्तों। नोट कर लीजिए, हिस्ट्री ऑफ स्पेशल एजुकेशन से ही क्वेश्चन आया है ये। नेक्स्ट देखिए 334, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया। बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है और सबको पता होगा मेरे ख्याल से, लेकिन अगर नहीं पता है तो नोट कर लीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम आप भूले ना, क्योंकि बुद्धि परीक्षण से इतने सारे क्वेश्चन पूछे जाने हैं ना, क्योंकि हम हर सीरीज में देख रहे हैं कि क्वेश्चन आने ही आने हैं। मैंने लास्ट के जितने भी पेपर देखे, बुद्धि परीक्षण से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, इंटेलिजेंट टेस्ट है, तो दोस्तों अल्फ्रेड बिने ने किया है,
अल्फ्रेड बिने ने सर्वप्रथम सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया है। नेक्स्ट देखिए 335, बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए कौन सी बुद्धि की आवश्यकता है? बहुबुद्धि सिद्धांत जो हार्वर्ड गार्डन ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है दोस्तों, उन्होंने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर एक विलक्षण योग्यता पाई जाती है और हर व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार अपना व्यवसाय नियुक्त करता है या चयन करता है। मान लीजिए अपना जो लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है वह अपना लक्ष्य निर्धारित करता है, तो उसी के अनुसार ये क्वेश्चन बना है। बहुबुद्धि सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए कौन सी बुद्धि की आवश्यकता है? तो वह कौन सी बुद्धि है? गतिक बुद्धि। गतिक बुद्धि जिसे कैनेस्थेटिक बोलते हैं, कैनेस्थेटिक। ठीक है, ये एक प्रकार की हमारी सेंसरी है कैनेस्थेटिक, जो क्या करती है? हमारे शरीर में संचालन, ठीक है, उसको बनाए रखती है, गतिविधियों का संचालन करती है, कैनेस्थेटिक कहलाती है। सेंसरी है हमारे शरीर में, जो हमने अभी तक फिजिकल डिसेबिलिटी में अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए। वेस्टिबुलर और कैनेस्थेटिक दो सेंसरी ऐड हुई है हमारी, ठीक है। अगर आप कहीं भी पूछा जाए तो न्यू कौन कौन सी सेंसरी ऐड हुई है, तो एक कैनेस्थेटिक है और एक वेस्टिबुलर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों 336, संस्कृति निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास बायोगैस्की के किस सिद्धांत पर आधारित है? यानी कि बायोगैस्की के जो सिद्धांत हैं उनके किस सिद्धांत पर संस्कृति निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास आधारित है? तो वह किस सिद्धांत पर है? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर, ठीक। नेक्स्ट देखिए दोस्तों 337 प्रश्न, सतत और व्यापक मूल्यांकन का केंद्र बिंदु कौन होता है? देखिए दोस्तों, अगर हम किसी भी बच्चे का कंटीन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें किसके रिलेटेड हम सारी सूचनाएं एकत्र करेंगे, किसके हम उपलब्धि चेक कर रहे हैं, जांच रहे हैं, ठीक है, किसका कर रहे हैं, किसके लिए हम उसका उपचारात्मक कार्य कर रहे हैं, मूल्यांकन कर रहे हैं, ठीक है, किसके लिए प्रशिक्षण दे रहे हैं। तो प्रत्येक कार्य का मूल्यांकन से संबंधित जितने भी कार्य होंगे उसका केंद्र बिंदु होता है विद्यार्थी, ठीक है। सतत और व्यापक मूल्यांकन का केंद्र बिंदु कौन होता है? विद्यार्थी, ठीक है। या आपको इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, केंद्र बिंदु है या डॉट डॉट आप विद्यार्थी है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, बहुत घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा गया है ये। सतत पुनर्वलन की अपेक्षा कौन सा पुनर्वलन अधिक प्रभावी होता है? सतत पुनर्वलन का मतलब होता है लगातार देने वाला कोई पुनर्वलन। जब हम किसी चीज का लगातार पुनर्वलन देंगे तो मोटिवेशन खत्म हो जाएगा, ठीक है। अगर इसके अलावा अगर हम क्या करें, इससे प्रभावी बनाने के लिए, किसी भी चीज को सिखा रहे हैं अधिगम प्रभावी बनाने के लिए, तो हम क्या करेंगे उसके लिए? इसके अलावा कौन सा आंशिक पुनर्वलन देना शुरू करेंगे? आंशिक पुनर्वलन, ठीक है। तो वह क्या होता है? सतत पुनर्वलन से ज्यादा प्रभावी होता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों 339, फ्रॉइड के अनुसार अति अहम का उचित विकास किस समय के दौरान होता है? फ्रॉइड के अनुसार जो उसने बताया, अति अहम का मतलब होता है सुपर ईगो। इन्होंने 3 अवस्थाएं बताई ना, में इड, ईगो, सुपर ईगो, ठीक है। इड, ईगो, सुपर ईगो। तो इड, ईगो, सुपर ईगो, तो अति अहम का मतलब हो गया सुपर ईगो का उचित विकास किस समय के दौरान होता है? तो वो होता है दोस्तों काम प्रसुप्ति काल में, ठीक है, जिसे हम कहते हैं लेटेंसी पीरियड। लेटेंसी पीरियड में होता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए दोस्तों 340, 5 काले, सफेद और 5 बहुरंगी कार्ड किस परीक्षण में सम्मिलित पाए जाते हैं, या सम्मिलित हैं, या सम्मिलित किए जाते हैं, ठीक। जिसमें क्या है, 5 काले, सफेद और 5 बहुरंगीय कार्ड हैं। कौन सा परीक्षण है जिसमें ये
सम्मिलित किए जाते हैं तो वह परीक्षण है आपका स्याही धब्बा परीक्षण। ठीक है, रोसेक स्याही धब्बा परीक्षण। इस परीक्षण में क्या 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 चीज शामिल होती है? 5 काले, सफेद और 5 बहुरंगीय कार्ड। ठीक है, अब आपको पता है प्रश्न इस तरीके से आ जाएगा, रोसेक स्याही धब्बा परीक्षण से संबंधित है, तो ऑप्शन में आपको ये दिखेगा 5 काले, सफेद और 5 बहुरंगीय कार्ड। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन इस तरीके से पूछे इससे संबंधित कौन सा परीक्षण है, या ऐसे पूछ रहे 5 काले, सफेद और 5 बहुरंगीय कार्ड जिस परीक्षण में शामिल किया जाता है इससे संबंधित है, तो रोसेक स्याही धब्बा परीक्षण आप याद रखें। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन है, जैसे मैं आपको बता दूं आज जो बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक तो 340 आप नोट कर लीजिए, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। दूसरा 339 भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। और अगर बात करें हम तो ये आए हमारे पास 335 बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट। नया क्वेश्चन है, मैंने आज तक ये क्वेश्चन कहीं नहीं देखा है, लेकिन आपका DSSS स्पेशल एजुकेशन में पूछा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप कर लीजिए नोट, बाकी आप इसको भी कीजिए 329 को। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी कहीं नहीं देखा मैंने, ये क्वेश्चन पूछा गया है 327 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग वाला, इसको नोट कीजिए। बाकी ये तो मैंने आपको बताया है जो साइन लैंग्वेज से रिलेटेड है, दोनों ही क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है, रट लीजिए इनको। ठीक है, अगर इसमें भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ डाउट लग रहा है, किसी भी प्रकार का कोई सजेशन देना चाह रहे हैं आप, तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करें, लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर वीडियो अच्छी लग रही है, थोड़ी सी भी आपको क्या है यूजफुल है, तो वीडियो को लाइक करते रहिए, दूसरों को शेयर करते रहिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू सो मच।